Welcome to SNS Academy. Good evening, students. We are discussing M. Laxmikanth's Indian Polity. Before I have uploaded up to 10 lessons. Today, chapter 11. Let us start Amendment of the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन और संविधान का किस तरह संशोधन किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप का रहता है, जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन का, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने का प्रोसीडियर रहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया जाता है किस तरह संविधान को संशोधन किया जाए। क्योंकि टाइम जब बदलता है, बदलने का साथ साथ कुछ रूल रेगुलेशन भी जरूरत पड़ता है। Like any other written constitution, the Constitution of India also provides for its amendment in order to adjust itself to the changing conditions and needs. However, the procedure laid down for its amendment is neither as easy as in Britain nor as difficult as in USA. In other words, the Indian Constitution is neither flexible nor rigid, but a synthesis of both. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए यहाँ पर कुछ प्रोसीडियर है संशोधन करने का। जिस तरह अगर देखा जाए तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बहुत फ्लेक्सिबल है, उसमें चेंज करना बहुत आसानी है। और दूसरा तरफ अगर देखा जाए जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, जो कि उसका संशोधन इतना आसानी से नहीं होता है। तो इस दोनों को मिक्स कर कर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो कुछ पार्ट रिजिड है, जो कि संशोधन नहीं किया जा सकता है, अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, और कुछ पार्ट है जिसको अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो ऐसा एक पार्ट है रिजिड है, कोई सा पार्ट फ्लेक्सिबल है। आर्टिकल 368 in part 20 of the constitution deal with the power parliament to amend the constitution and its procedure. It states that the parliament may, in exercise of its constituent power, amend by way of addition, variation, or repeal any provision of the constitution in accordance with the procedure laid down for the purpose. However, the parliament cannot amend those provisions which form the basic structure of the constitution. This was ruled by the Supreme Court in the केशवानंद भारती केस 1973। तो यहाँ पर दिया गया है जो कि आर्टिकल 368 और ये कॉन्स्टिट्यूशन का 20th पार्ट में है। वहाँ पर किस तरह संशोधन होगा, किस तरह अमेंडमेंट होगा, उसी का प्रोसीडियर लिखा गया है। इट स्टेट दैट द पार्लियामेंट में, और संविधान को संशोधन करने का पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। पार्लियामेंट ही अमेंडमेंट कर सकता है इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। तो पार्लियामेंट का दो टाइप का पावर रहता है, एक तो लेजिस्लेटिव पावर जो कि लॉ बनाने का, और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर रहता है, जो कि अमेंडमेंट करने का। However, the parliament cannot amend those provisions which form the basic structure. लेकिन कुछ बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो
बदला नहीं जा सकता है। जिसे एक ठो केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दिया था। आफ्टर दैट प्रोसीडियर फॉर अमेंडमेंट, क्या प्रोसीडियर है, तो अमेंडमेंट क्या है पहले हम लोग डिस्कस किए। अमेंडमेंट मतलब संशोधन है, और संशोधन किस टाइप का है वो भी हम लोग जाने। आफ्टर दैट प्रोसीजियर फॉर अमेंडमेंट, क्या प्रोसीडियर है, किस तरह हम लोग अमेंडमेंट करेंगे। द प्रोसीडियर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज लेट डाउन इन आर्टिकल 368 एज फॉलोज। 368 आर्टिकल्स में दिया गया है। An amendment of the Constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of parliament and not in the state legislature. तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए हम लोग लोकसभा में भी एक बिल पास कर सकते हैं या राज्यसभा में भी एक बिल पास कर सकते हैं। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का जरूरत नहीं है। A bill can be introduced either by a minister or by a private member and does not require prior permission of the president. यहाँ पर कोई मिनिस्टर भी इशू कर सकते हैं और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ला सकते हैं, और प्राइवेट मेंबर मतलब एमपी भी ला सकते हैं। इसमें प्रेसिडेंट का परमिशन जरूरत नहीं पड़ता है। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज ए मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यहाँ पर एक रखा गया है जो कि जोन सा हाउस का स्पेशल मेजोरिटी रहना चाहिए। मेजोरिटी मतलब 50% से ज़्यादा, दैट इज ए मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड ए मेजोरिटी ऑफ 2/3, मेजोरिटी का 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस वो लोग वोटिंग करेंगे, मेंबर का 2/3। दिस कंडीशन शुड बी रिक्वायर्ड। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली। In case of a disagreement between the two houses, there is no provision for holding a joint sitting of the two houses for the purpose of deliberation and passage of the bill. Each house में कौन सा हाउस में भी पास होना चाहिए, और एक हाउस में पास हुआ और दूसरा हाउस में रिजेक्ट हो गया मतलब उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, वो प्रोसीडर करेगा नहीं। If the bill seeks to amend the federal provisions of the Constitution, it must also be ratified by the legislature on half of the state by a simple majority, that is a majority of the members of the house present and voting. अगर बिल तो फेडरल प्रोविजंस का है मतलब स्टेट्स रिलेटेड है, तो इसमें 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए, जिसे 28 से 14 स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन चाहिए। आफ्टर ड्यूली पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, व्हेयर नेसेसरी द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। अगर बोथ हाउस में पास होने का बाद और 14 स्टेट्स में रेटिफाई हो जाने का बाद क्या होता है ना, प्रेसिडेंट का पास जाता है एसेंट के लिए, सिग्नेचर के लिए। आफ्टर दैट इट एक्ट बन जाता है, अमेंडमेंट एक्ट। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज or her assent to the bill. She can neither withhold his her assent to the bill nor return the bill for reconsideration of the Parliament. The 24th Constitutional Amendment Act of 1971 made it obligatory for the President
to give his her assent to a constitutional amendment bill. तो प्रेसिडेंट सिग्नेचर दे देते हैं, वो रिटर्न नहीं करते हैं या उसको रखते भी नहीं है। ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जो कि 1971 में हुआ था। इसमें उसका लिखा गया है जो मेड इट ऑब्लिगेटरी, इसको कंपलसरी कर दिया गया। आफ्टर द प्रेसिडेंट एसेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है आफ्टर प्रेसिडेंट एसेंट, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एक्ट। ये रहा प्रोसीजर। उसके बाद क्या क्या टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट है। Article 368 provides for two types of amendments, that is by special majority of parliament and also through ratification of half of the states by a simple majority. But some other articles provide for the amendment of certain provisions of the constitution by a simple majority of parliament, that is a majority of members of each house present and voting. Similar to the ordinary legislative process, notably these amendments are not deemed to be amendments of the constitution for the purpose of article 368. तो आर्टिकल 368 में दो टाइप का अमेंडमेंट दिया गया है, जो कि एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट एंड आल्सो थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, और इसका साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन चाहिए जो कि सिंपल मेजोरिटी से। और कुछ है जिसमें कि स्टेट्स का रेटिफिकेशन नहीं चाहिए, खाली सिंपल मेजोरिटी होने से हो जाएगा कौन सा भी हाउस का। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन 3 ways। इसीलिए 3 ways है, जो कि अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो अमेंडमेंट 3 टाइप का होता है, जो कि अमेंडमेंट कुछ सिंपल मेजोरिटी में होता है और दूसरा स्पेशल मेजोरिटी में होता है, और तीसरा जो कि स्पेशल मेजोरिटी का साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए। तो अभी देखते हैं कौन सा सिंपल मेजोरिटी में होता है, सिंपल बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ए नंबर ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द 2 houses of parliament outside the scope of article 368. These provisions include ये एडमिशन ऑफ और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के लिए, वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ या उसका कोई स्टेट्स मिलकर नया स्टेट भी बनाया जा सकता है। बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, नेम चेंज करना हुआ, ये सब सिंपल मेजोरिटी में होता है। एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। सेकेंड शेड्यूल एम्लुमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेज एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट, द गवर्नर्स, द स्पीकर, जजेस एक्सेट्रा। quorum in parliament, salaries and allowances of the members of parliament, rules of procedure in parliament, privileges of the parliament, its members and its committees, use of English language in parliament, number of position judges in the Supreme Court. These things we can amend in simple majority. Conferment of more jurisdiction in the Supreme Court, use of official language का हुआ, citizenship acquisition and termination, election to parliament and state legislature, delimitation of constituencies हुआ, union territories हुआ, fifth schedule
administration of scheduled area and scheduled tribes. Sixth schedule, administration of tribal areas. Next, by special majority of parliament. Special majority कौन कौन सा के लिए लागू होता है? जैसे द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड बाय ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज ए मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप. टोटल मेंबरशिप का 50% से ज़्यादा रहना चाहिए ऑफ ईच हाउस एंड ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. यहाँ पर याद रखना है मेजोरिटी ऑफ द हाउस एंड अनदर वन 2/3 majorities. The expression total membership means the total number of members comprising the house irrespective of fact whether there are vacancies or absentees. Strictly speaking, the special majority is required only for voting at the third reading stage of the bill, but by way of avoidant caution, the requirement for special majority has been provided for in the rules of the house in respect of all the effective stage of the bill. जो बिल का थर्ड रीडिंग होता है उसी टाइम में मेजोरिटी चाहिए. मेजोरिटी और सेकंड कंडीशन 2/3 वोटिंग देने का जरूरत होता है. द प्रोविजंस व्हिच कैन बी अमेंडेड, यहाँ पर कौन कौन सा, जैसे फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड अदर प्रोविजंस व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज. दिस इन दिस केस स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड. और कौन सा बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कॉन्सेंट ऑफ स्टेट्स कहीं पर चाहिए, जैसे फेडरल रिलेटेड मीन्स स्टेट related. In that case we use special majority of parliament and consent of states. दोनों. Those provisions of the constitution which are related to the federal structure of the polity can be amended by special majority of the parliament and also with the consent of half of the state legislature by a simple majority. If one or some or all the remaining states take an action on the bill, it doesn't matter. The moment half of the state give their consent, the formality is completed. There is no time limit within which the states should give their consent to the bill. लेकिन यहाँ पर टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए. कौन कौन सा? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर. तो यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप का आता है, जैसे कौन सा सिंपल मेजोरिटी, कौन सा स्पेशल मेजोरिटी, कौन सा स्पेशल मेजोरिटी विथ consent of states. These things keep in mind. उसके बाद क्रिटिसिज्म, सभी का क्रिटिसिज्म रहता है, उसी तरह अमेंडमेंट का भी क्रिटिसिज्म है. There is no provision for a special body like a constitutional convention or constitutional assembly for amending the constitution. The constituent power is vested in the parliament and only a few cases in the state legislature. जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर जानना चाहिए तो वहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन रहता है, उसी थ्रू से चेंज होता है, जो कि हम लोग का नहीं है. The power to initiate an amendment to the constitution lies with the parliament. Hence, unlike in USA, the state legislature cannot initiate any bill
or proposal for amending the constitution, except in one case, that is passing a resolution requesting the parliament for the creation or abolition of legislative council in the states. Here also the parliament can neither approve or disapprove such a resolution or may not take any action on it. वहीं पर स्टेट लेजिस्लेचर भी टेक पार्ट करते हैं, जो कि यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर का जरूरत नहीं पड़ता है. Major part of the constitution can be amended by the parliament alone, either by special majority or by a simple majority. Only a few cases the consent of the state legislature is required, and that too only half of them, while in USA it is 3/4 of the states. जैसे यूएसए का मोस्ट ऑफ द केस अमेंडमेंट करने के लिए स्टेट्स का ज़रूरत पड़ता है. यहाँ पर ए फ्यू केसेस ज़रूरत पड़ता है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंट लिया जाता है, जो कि फेडरल रिलेटेड रहता है. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रेस्क्राइब द टाइम फ्रेम विद इन विच the state legislature should ratify or reject an amendment submitted to them. Also, it is silent on the issue whether the states can withdraw their approval after according the same. यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं रहता है. जिस तरह टाइम का कुछ पाबंदी नहीं रहता है, जिस तरह यूएसए वहाँ पर टाइम का पाबंदी रहता है. There is no provision for holding a joint sitting of both the houses of parliament if there is a deadlock over the passage of a constitutional amendment bill. On the other hand, a provision for a joint sitting is made in the case of an ordinary bill. यहाँ पर जो कि प्रोविजन नहीं है जो जॉइंट सिटिंग का, जोन सभी हाउस में पास हो जाने से दूसरा हाउस अगर पास हो गया तो अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है. द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस एक्सेप्ट फॉर द स्पेशल मेजोरिटी. द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द सेम वे एज ऑर्डिनरी बिल्स. जैसे लॉ बनाया जाता है उसी प्रोसीजर रहता है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट प्रोसीजर नहीं है. The provisions relating to the amendment procedure are too sketchy, hence they leave a wide scope for taking the matters to the judiciary. Despite these defects, it cannot be denied that the process has proved to be simple and easy and has succeeded in meeting the changed needs and conditions. The procedure is not so flexible as to allow the ruling parties to change it according to their whims, nor is it so rigid as to be incapable of adapting itself to the changing needs. It is rightly said by Casey, where strikes a good balance between flexibility and rigidity. In this context, Pandit Jawaharlal Nehru said in the Constituent Assembly, while we want this constitution to be solid and permanent as we can make it, there is no permanence in a constitution. There should be a certain flexibility. If you make any constitution rigid and permanent, you stop the nation's growth, the growth of living vital organic people. अगर संविधान को देखा जाए तो यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखने को मिलता है, जो कि इतना आसानी नहीं है जो जोन सभी पॉलिटिकल पार्टी आए और आसानी से चेंज हो जाए. और ये इतना मतलब रिजिड भी नहीं है जो कि चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट है. ये मिक्स है, जैसे पार्टिली फ्लेक्सिबल है, पार्टिली रिजिड है, तो ये बैलेंस से बना हुआ है. like that. Similarly, Dr. B.R. Ambedkar observed in the Constituent Assembly that the Assembly has not only refrained from putting a seal of finality
and infallibility upon this constitution by denying the people the right to amend the constitution as in Canada, or by making the amendment of the constitution subject to the fulfillment of extraordinary terms and conditions as in America or Australia, but has provided for a facial procedure for amending the constitution. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हिसाब से अगर सभी देश का कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका, उसका जैसा प्रोसीडियर है, उससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से चेंज हो सकता है और समय का हिसाब से इसमें कुछ बदलाव लाया जा सकता है. Casey Ware has admired the variety of amendment procedures contained in the Constitution of India. He said the variety in the amending process is wise but rarely found. According to Grenville Austin, the amending process has proved itself one of the most heavily conceived aspect of the Constitution. Although it appears complicated, it is merely diverse. तो डिफरेंट पॉलिटिकल एक्सपर्ट और मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का ओपिनियन रखते हुए यहाँ पर दिया गया है, जो इसका प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए अच्छा है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी चला है वो ठीक तरह से लागू हुआ है. These things, this much. Thank you. Like, share and comment this video, and next lesson will be uploaded soon.